नमस्ते। आज आज हमारे हाथ एक दस्तावेज लगा है और ये ऊपर से तो बड़ा सीधा साधा लगता है। हाँ, एक आम खबर जैसा। हाँ। दो नई संस्थाएं बनी हैं। बिल्कुल, लेकिन जब आप इसकी तारीख देखते हैं, इसके पीछे के लोगों को देखते हैं, तो एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी सामने आती है। और ये कहानी सीधे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत से जुड़ती है। हाँ। और ये सिर्फ उन्हें याद करने या कह सकते हैं सम्मान देने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस विरासत को आज के जमाने में आज की चुनौतियों के हिसाब से एक नया रूप देने की। हम बात कर रहे हैं 31 जनवरी 2026 की, मुंबई में हुए कार्यक्रम की, जिसका मकसद बताया गया है डॉक्टर अम्बेडकर की जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्रांति है उसे आगे बढ़ाना। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हाँ, कि ये कौन सी दो नई संस्थाएं हैं, इन्हें बनाने के लिए एक सदी से भी पुरानी तारीख क्यों चुनी गई, और सबसे जरूरी सवाल, मीडिया और कानून, इन दोनों ही क्षेत्रों को क्यों चुना गया। चलिए इस पूरी रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हुआ क्या, उसे जरा सेट कर लेते हैं। तारीख थी 31 जनवरी 2026। जगह थी मुंबई के दादर का मशहूर डॉक्टर अंबेडकर भवन। और वहां एक ही दिन में दो बड़ी संस्थाओं की नींव रखी गई। सुबह के सत्र में बहुजन मीडिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया और शाम के सत्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, यहाँ सबसे दिलचस्प चीज है तारीख। हाँ, 31 जनवरी। ये कोई आम तारीख नहीं है, इसका एक बहुत गहरा ऐतिहासिक मतलब है। और यहीं से ये कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। ये कार्यक्रम मूक नायक नाम के एक समाचार पत्र की 106वीं वर्षगांठ पर रखा गया था। ये वही पाक्षिक पत्र है जिसे खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 31 जनवरी 1920 को शुरू किया था। यानी ठीक 106 साल बाद उसी तारीख को, उसी मिशन को आगे बढ़ाने का एक नया संकल्प। और ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। मूक नायक मतलब गूंगों का नायक। हाँ, या आवाज़हीनों की आवाज। सोचिए 1920 का भारत, जब दलित और जो वंचित समुदाय थे उनकी बात तो कहीं होती ही नहीं थी। कहीं नहीं होती थी। उस दौर में ये पत्र उनके हक, उनके संघर्ष और उनकी पीड़ा को आवाज देने के लिए शुरू किया गया था। ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक तारीख चुन लेने से वो विरासत अपने आप आगे बढ़ जाती है, या फिर इन संस्थाओं के ढांचे में भी कुछ ऐसा है जो मूक नायक की उस मूल भावना को दर्शाता है? यही तो सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब मेरे हिसाब से हाँ है। अच्छा। ये सिर्फ विरासत का विस्तार नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। देखिए, 1920 में जानकारी और विचार फैलाने का सबसे ताकतवर जरिया क्या था? प्रिंट मीडिया, अखबार। इसीलिए मूक नायक एक अखबार था। आज के दौर में समाज की सोच और नीतियां दो सबसे शक्तिशाली जगहों पर बनती हैं। कहाँ? एक मीडिया में बनने वाले नैरेटिव में, और दूसरा अदालतों में होने वाली कानूनी बहसों में। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि ये दोनों संस्थाएं, मीडिया एसोसिएशन और वकील एसोसिएशन, दरअसल आज के मूक नायक के दो नए अवतार हैं? बिल्कुल, जो आज के सबसे जरूरी मैदानों में उतर रहे हैं। मतलब एक का काम है समाज में नैरेटिव बनाना, आवाज उठाना, और दूसरी का काम है उस आवाज को कानूनी हक में बदलना, व्यवस्था के अंदर जाकर लड़ाई लड़ना। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं? बिल्कुल, ये महज एक संयोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन है। चलिए, ये तो एक बड़ा फ्रेमवर्क हुआ। अब जरा इन संस्थाओं के अंदर झांकते हैं। हाँ, कि इन्हें चला कौन रहा है, कौन लोग उससे जुड़े हैं। पहले बात करते हैं बहुजन मीडिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। ठीक है। इसका उद्घाटन किया डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर ने, जो बाबा साहब के पौत्र हैं, और उन्हें ही इस एसोसिएशन का प्रमुख संरक्षक यानी चीफ पैट्रन भी बनाया गया है। और अध्यक्ष के तौर पर शिरीष वानखेड़े को चुना गया है। देखिए, प्रमुख संरक्षक के तौर पर डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर का नाम जुड़ना, ये इस पूरी पहल को एक मजबूत पहचान देता है, एक वजन देता है। हाँ, ये तो है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये सीधे तौर पर बाबा साहेब की विरासत से जुड़ा हुआ काम है, कोई अलग थलग कोशिश नहीं है। बिल्कुल। स्रोत में ये भी बताया गया है कि कार्यक्रम में रिटायर्ड इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर सुबचंद्र राम और गुजरात से विजय मैसूरिया जैसे लोग भी शामिल थे। और खास बात ये कि लावा बुद्धा, मूक नायक का जो नया संस्करण है, आवाज इंडिया, न्यूज हब जैसे कई मीडिया संस्थानों के लोग भी वहाँ थे। मतलब सिर्फ पत्रकार नहीं, मीडिया हाउस भी। हाँ,
वो भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ बहुजन मीडिया शब्द पर भी ध्यान देना होगा। ये कोई आम प्रेस क्लब नहीं है। नहीं, ये नाम ही अपने आप में एक घोषणा है। हाँ, बहुजन शब्द का इस्तेमाल ये साफ करता है कि इसका फोकस उन समुदायों के नजरिए से पत्रकारिता करने और उसे एक मंच देने पर होगा जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और राजनीतिक हाशिए पर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात ट्विटर पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर रख सकता है। बिल्कुल, अपनी आवाज उठा सकता है। सही बात है। तो फिर एक औपचारिक एसोसिएशन बनाने की क्या खास जरूरत पड़ी? क्या ये सिर्फ एक संगठन बनाने की बात है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? ये बहुत ही सटीक सवाल है और इसका जवाब व्यक्तिगत आवाज और संस्थागत ताकत के फर्क में छिपा है। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति की आवाज कितनी भी बुलंद हो, वो अक्सर एक इको चेंबर में रह जाती है या कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन एक एसोसिएशन एक संस्थागत ताकत बनती है। वो पत्रकारों को ट्रेनिंग दे सकती है, उन्हें कानूनी सुरक्षा दे सकती है, संसाधनों को एक जगह इकट्ठा कर सकती है और सबसे जरूरी बात, वो सरकार और दूसरी बड़ी संस्थाओं से एक सामूहिक इकाई के तौर पर बात कर सकती है। मतलब ये बिखरी हुई आवाजों को एक संगठित शक्ति में बदलने की कोशिश है। एकदम, ये अपनी कहानियों को खुद बताने, अपने नायकों को खुद स्थापित करने और अपने नजरिए से समाचार का विश्लेषण करने का एक संगठित प्रयास है। उस खाई को पाटने की कोशिश है जो मुख्य धारा मीडिया और बहुजन समाज के बीच अक्सर दिखती है। हाँ, तो मीडिया के जरिए आवाज उठाने की बात तो समझ आती है, लेकिन साथ ही वकीलों की एक संस्था भी बनाई गई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये भी उतना ही जरूरी क्यों समझा गया? डॉक्टर अंबेडकर की विरासत से इसका क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन तो और भी सीधा और गहरा है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक और राजनेता होने से पहले एक बहुत बड़े विधिवेत्ता थे, एक बैरिस्टर थे। हाँ, भारत का संविधान उनकी कानूनी समझ का ही तो सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल, उन्होंने कानून को सामाजिक बदलाव का सबसे शक्तिशाली औजार माना था। उन्होंने हमेशा कानूनी और संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ाई लड़ी, ये तो है। इसीलिए उनके नाम पर वकीलों के एक एसोसिएशन बनाना उनकी विरासत के उस मूल तत्व को सम्मान देना है। इस संस्था के भी प्रमुख संरक्षक डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर ही हैं। और अध्यक्ष बनाया गया है प्रसिद्ध वकील केसरी प्रकाश मौर्य को। स्रोत में जिक्र है कि वे रमाबाई नगर हत्याकांड केस लड़ने के लिए जाने जाते हैं, जो मुंबई का एक बहुत चर्चित मानवाधिकार से जुड़ा मामला था। तो अध्यक्ष का चुनाव भी एक तरह का संकेत दे रहा है। बिल्कुल, एक ऐसे वकील को अध्यक्ष बनाना जो सामाजिक न्याय से जुड़े संवेदनशील मामलों में सक्रिय रहा हो, ये दिखाता है कि एसोसिएशन का जोर सिर्फ वकीलों के पेशेवर हितों तक सीमित नहीं रहेगा, जैसे कि उनकी फीस या चैम्बर। हाँ, इसका जोर सामाजिक प्रतिबद्धता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा पर भी होगा। और इस कार्यक्रम में भी कानूनी दुनिया के कई लोग थे, जैसे दादर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट संजय कोल्हापुरे और अंधेरी बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट कुशाल फूले। तो ये सिर्फ एक पेशेवर संगठन नहीं है। नहीं, इसका मकसद है कानूनी पेशे के भीतर डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को संगठित करना, उन वकीलों को एक मंच देना जो संविधान के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लेकर प्रतिबद्ध है। एक तरह से कानून के मैदान में एक वैचारिक आंदोलन को संस्थागत रूप देने की कोशिश। बिल्कुल सही। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जी। ये दोनों संस्थाएं अकेले काम नहीं करेंगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारे स्रोत के मुताबिक इन्हें सहारा देने के लिए एक मजबूत ढांचा भी तैयार किया गया है और ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। कोई भी नई संस्था बिना मजबूत सहारे के ज्यादा टिक नहीं पाती। दस्तावेज में साफ लिखा है कि भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल, इन दोनों ने इन नई एसोसिएशन के लिए मातृ संस्था या पेरेंट बॉडी के रूप में काम करने का संकल्प लिया है। और इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा एडवोकेट एस.के. भंडारे ने की, जो इन दोनों पुरानी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पद पर हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ज्यादातर लोगों को शायद इन दो नामों का महत्व ना पता हो। हाँ, बताइए जरा। भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने 1955 में की थी। ये उनके धार्मिक और वैचारिक आंदोलन का केंद्र है। और समता सैनिक दल, वो भी 1924 में उन्हीं के द्वारा स्थापित एक स्वयं सेवी संगठन है जो जमीनी स्तर पर सामाजिक बराबरी और सुरक्षा के लिए काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन नई संस्थाओं को
सिर्फ कुछ लोगों का समर्थन नहीं है, नहीं, बल्कि एक स्थापित वैचारिक और संगठनात्मक ढांचे का सहारा मिल रहा है। एकदम सही। इसे ऐसे समझिए, भारतीय बौद्ध महासभा से आपको वैचारिक मार्गदर्शन और एक नैतिक बल मिल रहा है। और समता सैनिक दल से? उनसे आपको जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक मजबूत नेटवर्क मिल रहा है। ये तो इन नई संस्थाओं को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर भी ताकत देता है। हाँ, ये कोई अचानक से बनी हुई चीज नहीं, बल्कि दशकों पुराने आंदोलन का एक नया और रणनीतिक विस्तार है। और उन्होंने सिर्फ भविष्य के बड़े लक्ष्यों की बात नहीं की, नहीं, बल्कि एक बहुत ही ठोस तात्कालिक योजना भी बनाई है जो उनकी कार्यशैली को दिखाती है। और ये हमेशा किसी भी संगठन की गंभीरता को दिखाता है, बड़ी बातों के साथ साथ जमीनी काम की स्पष्टता। कार्यक्रम के आखिर में यह तय हुआ कि आने वाले 24 मार्च को महाराष्ट्र और गोवा बार एसोसिएशन के जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें अंबेडकरी विचारधारा के वकील को जिताने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छा, ये सुनकर मैं थोड़ा चौंका। मतलब पहली ही बैठक में सीधे सीधे चुनावी राजनीति में उतरने का फैसला। हाँ, ये सिर्फ वैचारिक लड़ाई नहीं है, ये तो सीधे सीधे पावर स्ट्रक्चर में अपनी जगह बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, और यही बात इसे बहुत दिलचस्प बनाती है। हाँ, ये उनकी कार्यशैली को साफ कर देता है। वे केवल विचार विमर्श या सेमिनार तक सीमित नहीं रहना चाहते। नहीं, वो पेशेवर निकायों यानी प्रोफेशनल बॉडीज में जहाँ नीतियाँ बनती हैं और निर्णय लिए जाते हैं, वहाँ सीधे तौर पर प्रभाव डालना चाहते हैं। यानी व्यवस्था का हिस्सा बनकर उसे प्रभावित करना। बिल्कुल। सोचिए, अगर बार एसोसिएशन जैसी संस्था में जहाँ वकीलों के नियम और उनकी प्रैक्टिस से जुड़े फैसले होते हैं, वहाँ एक ऐसा नेतृत्व आ जाए जो सिर्फ पेशेवर हितों की नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की भी बात करे, तो उसका असर कितना गहरा हो सकता है। ये एक छोटी शुरुआत लग सकती है, लेकिन ये एक बड़ी रणनीति का पहला कदम है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो तस्वीर ये बनती है कि डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को आगे ले जाने के लिए दो बहुत शक्तिशाली क्षेत्रों में, मीडिया और कानून, इनमें दो नई संस्थाओं की नींव रखी गई है। और ये नींव मूक नायक की 106वीं वर्षगांठ पर रखी गई, जो इसे एक गहरा प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक अर्थ देता है। ये बताता है कि लक्ष्य आज भी वही है, आवाजहीनों को आवाज देना। सही कहा। साथ ही इन्हें भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल जैसी स्थापित संस्थाओं का वैचारिक और जमीनी समर्थन हासिल है, जो इन्हें मजबूती देता है। और इनके पास सिर्फ बड़े विचार नहीं बल्कि बार एसोसिएशन चुनाव में हिस्सा लेने जैसी एक ठोस कार्य योजना भी है। इसलिए ये सिर्फ एक बैठक या कुछ लोगों का जमावड़ा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मीडिया और कानून के दो ताकतवर इकोसिस्टम के भीतर एक विचारधारा को संस्थागत रूप देने का एक बहुत सोचा समझा प्रयास है। ये दिखाता है कि कैसे एक विरासत को केवल यादों, मूर्तियों या जयंतियों में नहीं बल्कि सक्रिय, जीवंत और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने वाली संस्थाओं के जरिए जिंदा रखा जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, विरासत को एक्शन में बदलना। बिल्कुल। और स्रोत की एक पंक्ति हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या? उसमें कहा गया है कि इन संस्थाओं का लक्ष्य डॉक्टर आम्बेडकर की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्रांति को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि आज के आधुनिक भारत में, इस डिजिटल युग में, मीडिया और कानून के क्षेत्र में इस क्रांति का स्वरूप क्या हो सकता है। जब हर कोई पत्रकार है और सूचनाओं का सैलाब है, तब सोशल मीडिया के दौर में मूक नायक की असली भूमिका क्या होगी? और आज की जटिल कानूनी चुनौतियों के बीच संविधान की आत्मा को बचाने के लिए एक एडवोकेट एसोसिएशन का संघर्ष असल में कैसा दिखेगा? इन सवालों के जवाब ही इन संस्थाओं का और शायद इनके इस मिशन का भविष्य तय करेंगे।